हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड चैप्टर कर चुके हैं 12th का। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। समझेंगे क्या है आव्यूह, बहुत कुछ देखो लिखा है मैंने। पूरे आव्यूह को हम अच्छे से समझेंगे कि आव्यूह क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कितने प्रकार का आव्यूह होता है, वो हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराया है, यानी कि ईच क्वेश्चन हमने किया है उसमें, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। अगर आपको कहीं भी फिर भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जितेंद्र यादव करके इंस्टाग्राम आईडी है, आप कर लेना फॉलो। और आप मेरे को डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8218682973 मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, थर्ड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का। दोनों के लिए है ये, सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड के लिए। स्पेशली उत्तराखंड बोर्ड में हम रहते हैं, यानी कि उत्तराखंड में हम रहते हैं तो उत्तराखंड बोर्ड को ही हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो आज मैंने लिखा सभी में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ना, बाइलिंगुअल पढ़ा हमने और लिखा है। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो लिखा मैट्रिक्स आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इंग्लिश का मतलब अभी मतलब समझाऊंगा ना, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रोज और कॉलम कहाँ क्या चीज़ होती हैं। तो देखो कोई भी एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ले लिया, तो देखो रीअरेंज का मतलब होता है या अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है, ये क्या है और भी ले लेते हैं इसमें जी एच और ये आई है। तो ये एक अरेंजमेंट है किसका, आप इसको क्या बोलेंगे, जो ऐसे लिखी हुई हैं इनको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, R1 R2 और ये R3 है। तो जो भी आप देख रहे हो कि डाउन में है ना, लेट रखी हैं जो, वो क्या कहलाएंगे, आपकी पंक्ति। इंग्लिश में बोलेंगे उसको रो बोलेंगे। अब ये जो खड़े हैं आपको पता है कॉलम तो खड़ा ही होता है ना, स्तंभ हिंदी में बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं C1 C2 और C3। अब ये जरूरी नहीं है ये 2x2 का हो। 2x2 का मतलब अगर हमसे इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, अभी बात करेंगे इसके ऑर्डर की, इसके टोटल अवयव की, है ना, तो अभी बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो मैंने कहा कि अरेंजमेंट किसका, देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हमने जितने कॉलम लिए उतनी ही क्या ले ली हैं रो। देखो 3 रो हैं तो 3 कॉलम है और इन्हीं का अरेंजमेंट नाम का क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको दिखाते किससे हैं, मतलब इसका जो सिंबल होता है, हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा जगह कम हो रही थी, इस चक्कर में मैंने पहले लिख लिया है। मैंने कहा समझाने का तो काम मेरा बाद में है ही है। तो ये इसका सिंबल होता है, आपको मैट्रिक्स को ऐसे दिखाना है। देखो थर्ड और फोर्थ चैप्टर लगभग सेम है, बस थोड़ा सा कहीं पर अंतर है, तो हम बात करेंगे कि वो क्या है फोर्थ चैप्टर में। तो मैंने कहा कि आव्यूह का फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। आपको रोज और कॉलम लगाने हैं, आपका जो भी अरेंजमेंट आएगा वही आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कितने टाइप का होता है, 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, मतलब 7 प्रकार का मैट्रिक्स होता है। तो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला मैंने लिखा स्तंभ आव्यूह, ठीक है। क्या लिखा है, स्तंभ आव्यूह। पहले हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। क्या मतलब होता है अभी समझेंगे। तो आगे लिखा हुआ अ मैट्रिक्स कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ देयर इज ओनली 1 कॉलम। तो देखो मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, एक ही कॉलम तो है। आपको मैंने अभी बताया था कि ऐसे जो भी खड़े रहेंगे वो कॉलम कहलाएंगे। आप बताओ वहाँ पर कितनी लाइनें खड़ी हैं, आपने कहा एक ही है ए बी सी की। और जो ऐसे लेटे रहेंगे वो आपके रो कहलाएंगे। तो आपने देखा रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं और कॉलम एक ही है, मतलब एक ही तो कॉलम में खड़े हुए हैं, एक ही स्तंभ बना हुआ है पूरा। तो आप इसे क्या कह देंगे, ये है आपका कॉलम आव्यूह यानी कि स्तंभ आव्यूह। जिसमें एक स्तंभ है वो एक स्तंभ वाला आव्यूह कहलाएगा। बात खत्म। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। कितने स्तंभ है, ऐसी लाइन तो एक ही है, 2 होती 3 होती तो बात अलग हो जाती। अब अगले पर आते हैं, उसमें लिखा है पंक्ति आव्यूह। तो सिंपल सा है, पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, जिसमें एक रो होगी आपकी। तो देखो हिंदी में लिखा भी है कि एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो, केवल एक इसमें पंक्ति हो। तो अ मैट्रिक्स कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ देयर इज ओनली 1 रो। तो देखा आपने कि हमने इसको रो बना दिया। अब देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यहाँ पर 3 है, रो कितनी है, आपने कहा 1 है। क्यों है, हम इसको देखो अगर काट दें, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ये ए है, बी है और ये सी है, आप देखेंगे यहाँ पर लेटी हुई तो एक ही लाइन है, लेकिन खड़ी हुई तो 1 2 3 लाइन है ना। तो 3 लाइन अगर खड़ी हुई हैं तो इसमें कितनी रो हैं, आपने कहा 1। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने कॉलम हैं तो आप कहेंगे 3 कॉलम है। सेम यहाँ पर कितने रो हैं, आपने कहा 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, आपने कहा 1 है। आई होप आपको
स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका है वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जब तक हमें इसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी हम कैसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैंने लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। तो लिखा एक वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि पंक्ति की संख्या बराबर हो स्तंभ की संख्या के। सिंपल सी बात है, अ मैट्रिक्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज रो इक्वल कॉलम। तो बात कर लेते हैं, देखो मैंने एग्जांपल भी लिखा है। यहाँ पर कितने कॉलम है आपका जानते हैं, एक ये है, एक ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, तो दो ही रो है, दो ही कॉलम है, दो रो दो कॉलम यानी कि आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप कहेंगे तीन रो और तीन कॉलम भी तो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो वो भी तो वही है। मैंने क्या कहा, कॉलम इक्वल होने चाहिए आपके रोज के, आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर आप ए बी और सी ले लो, यहाँ पर आप 1 2 3 ले लो, यहाँ पर 5 6 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो समझने से मतलब है। एक रो, दो रो, तीन रो है, इसमें रो को आगे लिखते हैं, याद रखिएगा। 1 2 3 कॉलम है, इनको भी आगे लिखेंगे, तो इसको m इंटू n से दिखाते हैं और इसी को ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ऑर्डर, हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, m इंटू n, जहाँ पर पहले क्या है आपकी, पहले आपकी पंक्तियाँ हैं, बाद में आपने क्या लिखा है, कॉलम लिखा हुआ है। तो m को हम किससे दिखाते हैं, पंक्तियों को डिनोट करते हैं m से, और n इक्वल रो। अभी इसकी बात करेंगे, अभी तो खाली हम पढ़ रहे हैं, वो मैंने आपको जनरली यहाँ पर इसलिए बता दिया, आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। अब देखो एक बात और कर लेते हैं, हमें वर्ग आव्यूह समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है विकर्ण आव्यूह। क्या लिखा हुआ है, विकर्ण आव्यूह। देखो वर्ग आव्यूह, अब विकर्ण आव्यूह की बात कर लेते हैं। विकर्ण क्या होगा, डायगोनल। आप जानते हैं अगर आप आयत ले लेते हैं यानी कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो विकर्ण ऐसे ही तो बनता है, ऐसे तो बनेगा, या फिर इधर से बनेगा। तो हम इसमें इधर से ही विकर्ण को पढ़ते हैं, ठीक है, इधर से ही विकर्ण को पढ़ते हैं। इसको रफ कर लेते हैं और फिर समझेंगे, क्योंकि अभी ऑर्डर किसी की बात मत करो आप, अभी सिर्फ आपको मैट्रिक्स को समझना है कि मैट्रिक्स क्या है, बाद में उसकी सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। ये आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे लिखा है विकर्ण आव्यूह। तो लिखा है एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब अवयव शून्य हो। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस डायगोनल को छोड़कर, इस डायगोनल को छोड़कर बाकी के एलिमेंट्स 0 हैं। अब कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लेते हो, ये 1 तो 0 0 और ये 2 लिख दिया, तब भी ये तो एक आपका क्या है, विकर्ण आव्यूह तो है, क्योंकि आपने देखा डायगोनल को छोड़कर बाकी के अवयव 0 होते हैं। तो अगर डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे अवयव 0 होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब अवयव आप कुछ भी रख लो, तो देखो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, स्मॉल में लिख दिया, मतलब छोटा करके लिख दिया। इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल का मतलब ये सब जो नॉन डायगोनल को छोड़कर है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो आप देख रहे हैं कि डायगोनल को छोड़कर बाकी भी नॉन डायगोनल्स जो हैं वो 0 हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा है कि अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो बोला है एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है, देखो A B C था, यहाँ 1 और 2 लिया, अंतर है। आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई पूछता है, टीचर पूछते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है, तो आप यही कहेंगे कि नॉन जीरो, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे 0 हों। लेकिन अगर वो कह दे कि डायगोनल इक्वल्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। आपने देखा √2 लिखा है मैंने यहाँ, आप यहाँ 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 ये और ये कंफ्यूजन करते हैं आपको। क्यों करते हैं, थोड़ा सा अंतर है। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर इक्वल्स नहीं होने चाहिए डायगोनल्स, यहाँ डायगोनल्स में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है, अगले वाले में पढ़ेंगे अभी। अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह जिसके क्या बोला है, विकर्ण के अवयव समान होते हैं, तो विकर्ण के अवयव समान है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आ डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी आ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हमें ये पता है कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और बाकी के सारे नॉन जीरो हैं। सेम इस पर और इस पर अप्लाई होती है, बस इसमें क्या है कि डायगोनल्स के मैट्रिक्स, डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर यहाँ पर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर अलग अलग नहीं होंगे तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह कह देंगे, अलग अलग होंगे तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। अगला देखते हैं, आगे बोला है तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिखा एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है
यदि उसके विकर्ण के अवयव 1 तथा बाकी 0 हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर 1, बाकी कुछ भी हो यानी कि 0 हो। आपको पता है इसमें भी बाकी 0 हैं, इसमें भी बाकी 0 हैं, लेकिन तीनों में कंडीशन क्या हो रही है, इसमें बराबर बोला था, इसमें अलग अलग होंगे। इसमें अगर 1 1 लिखा हुआ, सिर्फ आप कहोगे 2 2 लिखा होगा तो नहीं कहलाएगा, 2 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। इसको आई से डिनोट करते हैं, ए से नहीं, आई से। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस में यूज़ है। तो मैंने ये कहा कि अगर कहीं पर भी 1 आता है, कहा जाता है डायगोनल में 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि आपने कहा तत्समक अवयव कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर 2 2 हो जाएगा तो नहीं, तब वो आपका क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। यानी कि अगर 1 1 है तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपका तत्समक अवयव है। बाकी सारे केसेस में अगर इक्वल होगा तो आपका क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा, और अलग अलग होंगे तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो देखो मैंने आपको एक और नहीं बताया, वो है 0 अवयव यानी कि 0 मैट्रिक्स। तो देखो 0 अवयव को आप ऐसे ही पढ़ लेना, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हों, आपने कहा 0 0 0 हो, कितने भी 0 लिख लो हैं तो वो 0 अवयव कहलाता है। उसको याद रखने की जरूरत भी आपको नहीं है। बस अगर कहीं पर भी एक एलिमेंट है यानी कि एक आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, और उसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो आपका क्या कहला देगा, वो 0 अवयव कहला देगा। आप इसे नोट कर लेना, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि किताबी लैंग्वेज में और यहाँ की लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स को हम कैसे समझने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके ऑर्डर, इसके प्लेस की, बाकी चीज़ों की। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको कर देते हैं रफ। अब देखो चलते हैं, इतना बहुत है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अब मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स लिया। तो एक मैट्रिक्स की हम जनरल बातें समझते हैं। ठीक है, पहले हम 2 क्रॉस 2 से समझते हैं। अब 2 क्रॉस 2 क्या है, तो मैंने कहा था कि ऑर्डर क्या कहलाएंगे हम, उसका ऑर्डर। तो आपने कहा ये A11 क्यों लिख रहे हो आप, अभी बताएंगे। A12 इसे क्यों लिखा आपने, A21 इसे क्यों लिखा, A23 इसे क्यों लिखा। तो देखो इसका भी एक रीज़न है, अभी बता दूंगा मैं आपको। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें आपके पास कितने कॉलम हैं, आपने कहा 2 कॉलम है। रो कितनी है, आपने कहा 2 ही रो हैं। तो मैंने बोला था आपको यहाँ पहले रो लिखनी है, उसके बाद कॉलम लिखनी है, जिसको हम m × n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, m × n से। जहाँ पर ये क्या है, आपके रो हैं, ये क्या है आपके, आपने कहा कॉलम है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, m किसको दिखाता है, रो को, n किसको दिखाता है, कॉलम को। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि कोटि। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, m × n, यानी कि 2 क्रॉस 2 की कोटि है। 2 क्रॉस 2 से हमें क्या पता चला, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी कि ये 2 क्रॉस 2, यानी कि आपको पता है 2 पंक्तियां होंगी, 2 ही इसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे, यानी कि 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं। तो मैंने कहा कि एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, आपने कहा 4। क्या हम गिनकर देखें, 1 2 3 4। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं कि एक का ऑर्डर दे रखा है 3 × 3, तो क्या कोई मुझे एलिमेंट्स बता पाएगा। तो आपने कहा 3 3 9 एलिमेंट्स होंगे। मैंने कहा 2 क्रॉस 3 का है, तो आपने कहा 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर एलिमेंट्स हमें पता करने होंगे तो हम डायरेक्ट ऑर्डर की क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे मैट्रिक्स का क्या पता चल जाएगा, एलिमेंट्स का पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, हम m × n करके लिख के दिखा देते हैं। अब मैं आपको बात कह रहा था कि ये जो होता है m × n, ये तो ऑर्डर होता है। ये क्या होता है आपका ऑर्डर, हिंदी में लिखेंगे इसको कोटि होता है भाई। ये क्या होता है, ये कोटि होता है। आज हम सिर्फ खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स एक्चुअल में वो है क्या, आपके लिए न्यू चीज़ है, आपने 11th में नहीं पढ़ी है, आपको पता है कि आपके लिए एकदम ये नया है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको आपको पहले एक्सप्लेन किया है। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1 एग्जाम्पल की बात भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये कहा कि देखो इसकी जो वैल्यू है वो A11 क्यों दिया। तो अब मैं बताता हूँ इसको क्यों दिया। आप ये बताओ ये कौन सी पंक्ति में है, आपने कहा ये पहली पंक्ति में ही तो है। ये कौन सी रो में है, पहली रो में है, और पहले ही कॉलम में है, तो पहली ही पंक्ति पहला ही कॉलम है। सेम ये पंक्ति तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, तो पहली पंक्ति है दूसरा कॉलम हो गया। यहाँ पर आते हैं, आपने देखा अब पंक्ति यानी कि रो आपकी सेकंड हो गई और कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 2 होगा, सॉरी 2 3 नहीं। अब आपने क्या कहा कि रो तो दूसरी है, कॉलम भी दूसरा है, तो 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस
2। अभी 3 पर भी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3 पर भी इसको अप्लाई करेंगे कि उसमें कैसे बनते। एक बात और याद रखना, इनको जोड़ने के बाद अगर सम आता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, इनको जोड़ने के बाद अगर विषम आता है तो ये नेगेटिव रहेगा। अभी बताते हैं इंग्लिश में। अगर ये इवन आता है तो इसका जो पोजीशन है वो प्लस रहेगी, अगर ये ऑड आता है तो इसकी पोजीशन कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको पता है ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप कहोगे इसका कहाँ यूज़ है, इसका भी यूज़ है, अभी आप पढ़ लो, मैं बताऊंगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो अब देखो हम 3x3 पर चलते हैं कि उसमें हमें ऐसे कैसे लिखेंगे। तो आपको बताता हूँ कि 3x3 में हम कैसे बनाएंगे और आपके क्वेश्चंस 3x3 पर आकर ख़त्म हो जाएंगे। आप जब बीएससी में जाएंगे तब आप 4x4 पढ़ेंगे, यहाँ पर आपके लिए 3x3 ही बहुत होगा। तो मैंने ये कहा कि एक मैट्रिक्स है ए, हम इसको A11 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है। अब देखो ये पंक्ति तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, पंक्ति पहली है कॉलम तीसरा हो गया। सेम पंक्ति तो दूसरी है लेकिन कॉलम पहला है, पंक्ति दूसरी कॉलम भी दूसरा, पंक्ति दूसरी लेकिन कॉलम तीसरा। सेम पंक्ति तीसरी कॉलम पहला, पंक्ति तीसरी कॉलम दूसरा, पंक्ति तीसरी कॉलम भी तीसरा। तो ये 3x3 का आपका क्या बनेगा, आव्यूह बन जाएगा, जिसमें कि 9 एलिमेंट्स होते हैं, 3 3 9। मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था कि अगर हमें किसी का ऑर्डर पता होता है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका ऑर्डर आ जाएगा। अब आपने कहा इसकी पोजीशन आपने कैसे रखी हुई है, मैं बता देता हूँ। देखो भाई, एक रो आपकी ये है R1, एक रो ये है आपकी R2, एक रो है आपकी ये R3। अगर हम बात करें इस कॉलम की तो एक कॉलम है आपका C1, दूसरा कॉलम है आपके पास C2 और ये तीसरा कॉलम है आपके पास C3। तो आप ये बताओ ये जो है वो कहाँ पर आ रहा है। आपने देखा इसकी जो पोजीशन है, देखो पहली रो पहला कॉलम है तो A1 A2। अगर हम इसको देखें तो पहली रो पर है लेकिन कॉलम दूसरा है तो आपने कहा A1 2। अगर आप इसको देखेंगे तो रो तो पहली है लेकिन कॉलम तीसरा है तो 1 और 3। अगर आप इसको देखेंगे अब तो रो कौन सी है, आपने कहा दूसरी है, तो देखो 2 लिखा गया है। मैंने आपको बताया था रो पहले लिखा जाएगा। ये देखो कॉलम 1 तो कॉलम 1 हो रहा है। आपने कहा ये 2 यहाँ पर जो इसकी पोजीशन होगी इस वाले एलिमेंट्स की, रो दूसरी है कॉलम भी दूसरा है तो 2 2 हो जाएगी। इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो रो तो 2 है लेकिन कॉलम तीसरा आ गया। सेम इस पर और इस पर है। तो अभी तक मैंने आपको इतनी बातें समझाई हैं, आपके लिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो और पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन से कि अब हमारे ज़िंदगी में इसका क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।